नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन का केजरीवाल के सपोर्ट में हल्ला बोल, कहा तानाशाह की तानाशाही साफ दिख रही है। क्यों आखिरकार दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ली, अंदर की बात बताएंगे। और आखिरकार क्यों के कविता की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं दी राहत। और कैसे दोस्तों इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को जमकर लपेटा, क्यों आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर खोल दिया केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी मोर्चा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी ने कहा देश की आवाज़ दबा रहा है तानाशाह, देश की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी का कहना है कि एक एक कर तमाम देश के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं है। किस मुंह से प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। आपको एक बयान बताता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री से एक पाकिस्तानी लड़की ने पूछा, पाकिस्तान की पत्रकार ने, कि भारत में क्या लोकतंत्र बचा है जब भारत के मुसलमानों पर इस तरीके से अत्याचार और अटैक हो रहा है। तो प्रधानमंत्री बड़े ही हंसते हुए कहते हैं, मुझे तो हंसी आ रही है आपके सवाल पर, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था नहीं है। तो आप समझिए दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलने का हुनर रखता है। आप समझ लीजिए इस बात को। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि हमारे तमाम बैंक अकाउंटों को फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम चुनाव न लड़ पाएं। उधर मुख्यमंत्रियों को एक एक कर उठाया जा रहा है। पहले दोस्तों हेमंत सोरेन को उठाया, उसके बाद तेलंगाना की सीएम की बेटी के कविता राव को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कल अरविंद केजरीवाल का नंबर आ गया था। अब अगला नंबर किसका है, ये सवाल भी पूछ ही लिया है विपक्ष ने, क्योंकि विपक्ष को तो पता है कि इनकी लिस्ट तैयार है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आई दोस्तों आम आदमी पार्टी। सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ खोल दिया आम आदमी पार्टी ने मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेके कोर्ट तक जोरदार हंगामा किया। आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली है। वो चाहती है कि देश का लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी के ऊपर अब आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। आपको बताते चले, यही नहीं, यहाँ पर आतिशी समेत तमाम सौरभ भारद्वाज समेत तमाम लोगों को कल गिरफ्तार कर लिया गया। जब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी तो कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि वो सड़क से लेकर संसद तक हंगामे करेगी जब तक कि अरविंद केजरीवाल को इंसाफ नहीं मिल जाता। दरअसल बीजेपी की साफ मंशा है कि जो भी मेन मुखिया हैं पार्टियों के, उनको उठा लिया जाए, या तो उनको गिरफ्तार कर लो या फिर कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो ताकि चुनाव ही न लड़ पाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आजम खान से मिलने, और जो है आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंच गए हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की। बताया जा रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश ने आजम से ये मुलाकात की। आपको बताते चलें, फिलहाल आजम खान जेल में बंद है और उनके ऊपर भी कई मुकदमे हैं। दरअसल दोस्तों मामला सिर्फ ये नहीं है, आजम खान, उनके बेटे, उनकी पत्नी, तमाम तीनों के ऊपर मुकदमे लगा रखे, तमाम लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी हमारे देश में दोस्तों ये कहा जाता है कि लोकतंत्र बचा हुआ है, जो भी राजनीति में है उसको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि जो राजनीति में है उसकी ज़िंदगी दोस्तों एक आम इंसान से भी बदतर हो गई है। हालांकि पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई दोस्तों, उसने एक नया कानून निकाला कि जो भी हमारा विरोधी है हम उसको जेल में डालेंगे झूठे आरोप लगाकर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम कांग्रेस ने खोल दिया मोर्चा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर आएगी कांग्रेस। दरअसल आपको बताते चलें, अंदर की खबर निकल कर आ रही है, अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है। बीजेपी की तानाशाही बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल सबसे पहले हेमंत सोरेन, जो कि एक मुख्यमंत्री पद पर हैं, जो मुख्यमंत्री थे तत्काल के, उनको बीजेपी ने जानबूझकर गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनने दोस्तों तेलंगाना की के कविता राव, जिन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद के कविता राव की भी मुश्किलें बढ़ गई, वो भी ईडी की कस्टडी में है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
अब एक एक कर आम आदमी पार्टी के हाथ पैर सब काट दिए गए हैं एक तरीके से, क्योंकि सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी सत्येंद्र जैन की। ये मेन लोगों के नाम बता रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत लोगों की हुई है, लेकिन जो मेन लोग हैं उसमें सबसे पहला नाम सत्येंद्र जैन है, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद नंबर आया दिल्ली के खास करके शिक्षा विभाग के मनीष सिसोदिया का, यानी कि डिप्टी सीएम का। उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सिसोदिया को लगभग 7 महीने होने वाले, अब तक बेल नहीं मिली। उसके बाद नंबर आया संजय सिंह का। संजय सिंह को भी लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अब तक उनको भी बेल नहीं मिली। अब नंबर था केजरीवाल का। और बीजेपी की एक ही चाल है, लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से इन लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देना है, और इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। लोकसभा की जो 7 सीटें हैं, जिस पे 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पे कांग्रेस, ये लोग चाहते हैं कि उन सीटों को किसी भी तरीके से लड़ने बचा लिया जाए और बीजेपी के खाते में वो सीटें आएँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, चाहे ये लोग कुछ भी कर लें, इस बार का चुनाव तो ये हार कर ही रहेंगे अगर जनता ने पूरी ताकत दिखा दी तो। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों, जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी के ऊपर बोल दिया हमला। दरअसल आपको बताते चले, ओवैसी ने कहा कि भले ही हम लोग एक दूसरे के खिलाफ रहते हों, लेकिन लोकतंत्र में बोलने की और काम करने की सबको आज़ादी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक है। जिस तरीके से एक चुने हुए सीएम को गिरफ्तार किया गया है, ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई पहला नंबर नहीं है और ना ही आखिरी नंबर है, मतलब कि वो पहले नहीं है जिनको गिरफ्तार किया गया है, और ना ही वो आखिरी हैं। उनके बाद भी और लोगों को बीजेपी टारगेट पर लेगी। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जब देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। मैं जो आपको कह रहा हूँ वो बात के 100% मायने आप समझिए। आज केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, कल किसी और को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी रुकने वाली नहीं है दोस्तों। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ आ चुकी है कि किसी भी तरीके से देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दो और विपक्ष को पूरी तरीके से तोड़ दो, ताकि आगे कुछ हो ही ना। आपको बता दें, ये मामला सिर्फ छोटा सा नहीं है दोस्तों, इसके बाद भी बिहार के कई नेता लाइन में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी के विरोधी खड़े हैं, वहाँ वहाँ बीजेपी उनको हटाने का काम कर रही है। मैं मानता यह हूँ कि बीजेपी को के खिलाफ सिर्फ एक ही चीज़ है जो एक्शन ले सकती है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उससे भी ज़्यादा उम्मीद लगाना बेकार है, क्योंकि अगर DY चंद्रचूड़ के पास ये मामला जाता है तो फिर भी एक बार उम्मीद है, लेकिन दूसरी बेंच के पास जाता है तो ये मामले की उम्मीद तो भूल ही जाइए फिर तो। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए बड़े वरिष्ठ दोस्तों वकील कपिल सिब्बल बोले केजरीवाल पर कोई केस बनता ही नहीं है, ये सिर्फ केजरीवाल को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिग्गज वकील हैं, जो कांग्रेस के भी वकील रह चुके हैं। कपिल सिब्बल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था जब केजरीवाल वाला मामला शुरू किया था कि वो अरविंद केजरीवाल को ये लोग गिरफ्तार करेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से गिरफ्तार करना और अदालतों को ऐसा सोते रहना, ऐसे काम नहीं चलने वाला। कपिल सिब्बल ने अदालत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अदालतें ऐसे ही सोती रहीं और गिरफ्तारियां होती रहीं तो फिर तो देश का लोकतंत्र बचना मुश्किल है। और दोस्तों, सच पूछिए तो मुझे भी ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के अच्छे होने से कुछ नहीं होता। तमाम जज अगर अच्छे होते तो फिर भी एक बात होती। हम ये मान सकते हैं कि DY चंद्रचूड़ दोस्तों एक निष्पक्ष जज हैं, जो कि खुलेआम तौर पर अपने जजमेंट देते हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी जो SC के जज हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते जैसे कि DY चंद्रचूड़ सोचते हैं। आप देख लीजिए, अभिषेक जिन्होंने के कविता राव की याचिका को खारिज कर दिया। अब आप समझिए दोस्तों, बीजेपी ने हर जज पर अपना दबाव बना रखा है। कुछ जज ही ऐसे होंगे जो बीजेपी की नहीं सुनते दोस्तों, बाकी जो लोग नहीं सुनते बीजेपी की, उनके बहुत जल्दी ट्रांसफ़र भी करा दिए जाते हैं। और ये सवाल मैं इसलिए भी उठा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष को बर्बाद करने के लिए
ये सारा षड्यंत्र रचा गया और इस षड्यंत्र का रचयिता दो हैं दोस्तों, एक छोटा भाई एक मोटा भाई। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस पूरी प्लान के मास्टरमाइंड है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। राहुल गांधी बोले हमारे पास लड़ने का पैसा नहीं, अब चुनाव आयोग और अदालतें क्यों चुप हैं। दरअसल दोस्तों आप समझिए कांग्रेस की समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसका बार बार जिक्र भी कर रहा हूँ। दोस्तों मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको बाज़ार से अपने किसी बच्चे के लिए, मान लीजिए आपको अपने बच्चे के लिए पेंसिल पेन या फिर कुछ भी कॉपी वगैरह ख़रीदनी है तो आपको पड़ेगी पैसों की ज़रूरत। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका पैसा बीजेपी ने रख लिया। आपके पास पैसा तो है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है पेन कापी ख़रीदने का, पैसा आपके पास है, लेकिन बीजेपी ने आपके उस पैसे को अपनी जेब में रख लिया और अब वो ये कह रही है कि मैं ये पैसा अभी नहीं दूंगा जब तक कि तुम ये साबित नहीं कर देते कि ये पैसा तुम्हारा है। तुम कहोगे कि भैया अभी पैसा तुमने मेरे हाथ से लिया है, लेकिन बीजेपी तुमसे कहेगी कि इसको साबित करो। ऐसे ही दोस्तों राहुल गांधी के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं कांग्रेस के और उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखा जा रहा है। अब दोस्तों मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग के लोकतंत्र की ज़रा सी भी चिंता नहीं है? क्या चुनाव आयोग को दोस्तों ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है कि बैंक खाते पैक होने के बाद, उन पर वो लगने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं पाबंदियाँ, उसको क्या चुनाव आयोग को नहीं खुलवाना चाहिए या फिर कोर्ट को इसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर कोर्ट भी चुप बैठे रहेंगे तो मैं तो यही समझता हूँ कि फिर तो बीजेपी को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि जब अदालतें आपके साथ हैं, जब आप विपक्ष को चुनाव लड़ने नहीं दे रहा है, उन्हें जेलों में डलवा रहा मुख्यमंत्रियों को, और बाकी जो बची कुची कसर है वो इस देश के जो जज हैं वो निकाल देते हैं, जो बीजेपी के हक़ में फ़ैसला दे देते हैं। जैसे कि कल हमने देखा कि एक जजमेंट आया जहाँ पर चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सवाल उठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये नहीं कि डांट नहीं लगाई, डांट लगाई, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उन दोनों को या नहीं निकाला चुनाव आयोग से कि अभी चुनाव आने वाले हैं और वो इस पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम अभी इनको बाहर नहीं निकाल रहे। तो सवाल तो वही उठता है ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना ही नहीं चाहिए था। आप कह रहा हो कि हम अभी इन दोनों को इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि चुनाव से ये प्रभावित होगा। अरे भैया बीजेपी ने चुनाव आयोग में अपने दो लोग, एक इंसान पहले ही बैठा हुआ है राजीव शुक्ला जो कि बीजेपी के ही माने जाते हैं वो। अब बीजेपी ने दो और जो लोगों को नियुक्त किया खुद के ही दोस्तों, आप समझिए चुनाव आयोग में। तो चुनाव आयोग ने क्या चाल चली है बीजेपी ने एक तरीके से कि दो लोगों को अपने पास रख लिया और एक को जो यहाँ पर अपने से हटा दिया। लेकिन अब ये हमसे हो नहीं पाएगा और ऐसे में जो यहाँ पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सारे बवाल मचा हुआ है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल देश में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने तमिलनाडु में तय किए अपने प्रत्याशी। तमिलनाडु की तमाम, आपको बताते चले जो सीटें हैं 40, उसमें से 7 सीटें जो हैं यहाँ पर, 9 सीटें हैं एम के स्टालिन ने कांग्रेस को दी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने, बताया जा रहा है, तमिलनाडु की सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। आपको बताते चलें बीजेपी कहाँ कहाँ कमज़ोर है ये हमसे सुन लीजिए। बीजेपी को कर्नाटक में सपोर्ट नहीं मिलेगा, बीजेपी कर्नाटक में कमज़ोर है। अगर हम बात करें दोस्तों केरल की, तो केरल में भी बीजेपी को कोई पावर नहीं है। हालांकि केरल में ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं, लेकिन केरल में बीजेपी का पत्ता साफ है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी राहुल गांधी मजबूत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपनी सरकार बनाई है। अगर हम बात करें दोस्तों हिमाचल की, राजस्थान की, तो यहाँ पर मामला टक्कर का है राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में। लेकिन हिमाचल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मामला कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी का पूरा दम दिखाई दे रहा है कि बीजेपी वहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाएगी। तो अगर इन सारे वोटों को जोड़ लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने अपना 1/3 तो यूं ही पार कर लिया। तो बीजेपी जो 400 का दावा कर रही है उसकी हवा यूं ही निकली हुई है, उसका टायर पंचर हो चुका है। बीजेपी का डर वहीं से पता चल गया जब उसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। जो इंसान ये कह रहा है कि हम तो 400 सीट जीत रहे हैं, भाई उसको तो केजरीवाल को गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था। जो इंसान बार बार दावा कर रहा है कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, वो एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रहा है, कभी सोरेन की, कभी केजरीवाल की, कभी के कविता की। और सिर्फ यही नहीं, अभी तो ये भी बताया जा रहा है कि अभी बीजेपी ने कई और की
लिस्ट तैयार कर रखी है जिनको चुनाव से पहले उठवा लिया जाएगा ईडी के द्वारा। और साफ दिखाई देता है दोस्तों कि ईडी किस तरीके से पूछताछ करती है, किस तरीके से परेशान किया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राघव चड्ढा। हालांकि राघव चड्ढा दोस्तों आजकल लंदन में है, अमेरिका में, सॉरी, राघव चड्ढा बाहर गए हैं अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ। लेकिन आपको बताते चले राघव चड्ढा ने चुनाव से भी दूरी बना रखी थी। अब अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आ गया राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी बीजेपी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक सोच है और एक केजरीवाल को हटाओगे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हज़ारों केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी चाहती है कि देश में अब कोई और सी विपक्ष पार्टियां बचे ही नहीं। कैसे बीजेपी दोस्तों तमाम कानून बना रही है, बदल रही है, और इन कानूनों का मतलब सिर्फ एक ही है कि बीजेपी के बारे में ना कोई कुछ बोले, ना कोई कुछ सोचे और ना कुछ करे। तो फिर ऐसे तो दोस्तों हमारा देश साउथ कोरियन बन जाएगा, हमारा देश चाइना बन जाएगा। यहाँ पर भी चुनाव तो होते हैं लेकिन दोस्तों वोट उसी के पक्ष में डाला जाता है जो सत्ता में है, क्योंकि वो लोग पहले से ही वहाँ की जनता को धमका देते हैं कि अगर तुमने उधर वोट डाला तो तुम्हें या तो इस देश विरोधी बता दिया जाएगा, या देश से बाहर निकाल देंगे, या फिर तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। तमाम बातें कही जाती हैं। इसी वजह से जो जिनपिंग है और जो दोस्तों तानाशाह है वो दोनों किसी तरीके से सरकार चलती रहती हैं। तो ये साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल सरकार को हटाने और बनाने में जितना समय लगता है दोस्तों उतना समय प्रधानमंत्री सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि सरकार गिराकर 2 मिनट में अपनी सरकार कैसे बना लिया जाए। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कमलनाथ को हटा दिया। महाराष्ट्र में सरकार गिराई दोस्तों, उद्धव ठाकरे को हटाकर शिवसेना को मुख्यमंत्री बना दिया, सॉरी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद दोस्तों नंबर आया सनी का, तो सॉरी तमाम इन चीज़ों का और लोगों का। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों साफ दिखाई दे रही हैं, और साफ है कि अब सरकार की नीयत स्पष्ट हो चुकी है कि वो विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज बोले केजरीवाल के पूरे परिवार को किडनैप कर रखा है। ख़ास कर दोस्तों केजरीवाल को सब कुछ पता है, केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि फ़िलहाल ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल हमें एक वक्त में एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, और ऐसे में दोस्तों लोकतंत्र ख़त्म हो इससे पहले बीजेपी को हराना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को कैसे ख़त्म किया जा रहा है, कैसे तमाशा बनाया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अभी हमने देखा कि एक लड़के ने बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगा दिया तो उसको गोली मार दी पुलिस वालों ने। इससे पहले भी कई ऐसे मामले निकल कर आ चुके हैं जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, उनके सिखाए हुए मार्गदर्शन को हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात, जी हाँ आपको बताते चले राहुल गांधी केजरीवाल के परिवार से दोस्तों एक तरीके से मिल गए हैं। दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल के परिवार से राहुल गांधी मिलने पहुंचे। ऐसे में केजरीवाल का जो परिवार है दोस्तों उसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे एक चीज़ साफ हो जाती है कि सत्ता को बचाने के लिए दोस्तों केजरीवाल अपना पूरा दम तो लगा रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हमें जो दिखाई दे रही है वो ये है कि केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि इसमें मिस्टेक कर दी थी दोस्तों। दरअसल जिस बेंच ने के कविता को बेल नहीं दी ईडी मामले में, उसी बेंच के पास केजरीवाल का को वो पहुंची थी याचिका, लेकिन केजरीवाल ने एंड वक्त पर उस याचिका को दोस्तों कल वापस ले लिया और जो है अपने साथ ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता दिया। तो ऐसे में हम आपको बताते चले दोस्तों कि फ़िलहाल अब तमाम चीज़ें हैं जिस पर बात होनी है और होकर रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ़ है कि विपक्ष डरेगा नहीं। विपक्ष के और नेताओं का नाम है और लोग शायद गिरफ्तार हो सकते हैं या होने वाले हैं, ये पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि जनता इसका जवाब ज़रूर देगी आने वाले चुनाव में। वीडियो अच्छा लगे तो